फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं लिविंग वर्ड से। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जिम्नो तक, फिर जिम्नो के बाद 12th में एंजियो पढ़ेंगे, तो एक सीक्वेंस में हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले बेटा आज द लिविंग वर्ड की बातें शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा लेकिन थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है लिविंग वर्ड। यहां पर आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब आप नीट सिलेबस देखते हैं तो एनटीए सिलेबस में आपको सबसे पहले व्हाट इज लिविंग ऐसा लिखा हुआ दिखता है, फर्स्ट यही लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी से ये हट चुका है। एनसीईआरटी में अब वो सारे 5 कैरेक्टर जो लिविंग के लिखे थे वो अब नहीं है। तो हमें व्हाट इज लिविंग को देखकर एक बार वहां पर उन 5 कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए। एक बार ये पता होना चाहिए कि लिविंग के पास में कौन कौन से कैरेक्टर हमारे यहाँ पर याद रखने वाले हैं, जो हमें एनटीए सिलेबस में, क्योंकि व्हाट इज लिविंग लिखा है तो इतना तो हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग को अगर हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस है। ये लिविंग के 5 कैरेक्टर हमें आने चाहिए। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब नंबर का बढ़ना, मास का बढ़ना, लेकिन यहां पर हर जगह ग्रोथ केवल लिविंग में होगी ऐसा जरूरी नहीं है। हम जानते हैं कि कोई रेत का टीला है तो पास से रेत उड़ उड़ के आके उस पर गिर रही है, तो ग्रोथ तो उसमें भी नजर आ रही है। तो बताओ क्या ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर हम उसको कहते हैं जो केवल लिविंग में ही मिलता है, बाकी किसी जगह पे ना मिले। तो बच्चों ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में ध्यान रखना कि कैरेक्टर पूछा है कि डिफाइनिंग कैरेक्टर पूछा है। तो यहाँ पर ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर है, 5 लिविंग के कैरेक्टर हैं, लेकिन 5 डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज या फीचर्स जो भी आपसे पूछा, लेकिन ये तीनों यहां पर डिफाइनिंग कैरेक्टर है बेटा। यहां सब बच्चे ध्यान रखें, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रिप्रोडक्शन करेगा तभी लिविंग होगा, ये मामला गलत है। अगर ऐसा है तो फिर म्यूल लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करता है, खच्चर जिसे हम कहते हैं। यहां कुछ स्टेराइल कपल भी होते हैं जहां पर कि वो रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन करेगा उसी को हम लिविंग कहेंगे। लिविंग होने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही जरूरी है ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी से हट चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि पहला पार्ट लिखा है व्हाट इज लिविंग, तो एटलीस्ट हमें ये 5 कैरेक्टर यहाँ पर आने चाहिए कि कौन सा डिफाइनिंग है और कौन सा नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, तीनों डिफाइनिंग कैरेक्टर में काउंट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर तीनों में बेटा वेटेज देना पड़े तो सबसे ज्यादा वेटेज कॉन्शियसनेस को ही आप देंगे। सबसे ज्यादा वेटेज पर कॉन्शियसनेस होगा तीनों के अंदर, क्योंकि मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को तो लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करवा सकता हूं, लेकिन कॉन्शियसनेस लेबोरेटरी में नहीं ला सकता। आपके एनसीईआरटी जब उसके अंदर ये दिया हुआ था तब लिख रही थी कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो करवाई जा रही है वो लिविंग के जैसी है, बट श्योरली नॉट लिविंग, ऐसा लिखा था। इसका मतलब वो लिविंग के जैसी रिएक्शन तो बाहर हो रही है, जो सेल के अंदर आपने, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सेल है, उसके अंदर मैंने कहा कि ए से
BE1 एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, B से C यहाँ E2 एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, C से D यहाँ E3 एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। इसका मतलब कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, केटा प्लस एना मेटाबॉलिज्म हो रही है। और यहाँ इस A को मैंने लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया बेटा, और यहाँ इसके ऊपर जब E1 एंजाइम यहाँ पर डाला तो यहाँ भी प्रोडक्ट तो भी बनेगा। इसका मतलब लैब में मैं वही रिएक्शन परफॉर्म करवा पा रहा हूं जो सेल के अंदर हो रही है, लेकिन सेल के अंदर एक स्पेशलिटी है, जैसे ही बी बनता है अपने आप E2 इंड्यूस होकर सी बना देता है। इसका मतलब सेल के अंदर एक अलग क्वालिटी है कि यहां आने वाले सबस्ट्रेट के अगेंस्ट एक अलग एंजाइम इंड्यूस हो रहा है और अपने आप ही एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब सेल के अंदर क्या मिलती है? कॉन्शियसनेस। क्या ये कॉन्शियसनेस मैं लैब में ला सकता हूं? नहीं। अरे जिस दिन हम कॉन्शियसनेस को लैब में ले आएंगे उस दिन तो हम एक नया ऑर्गेनिज्म खुद से लेबोरेटरी में बना देंगे, मतलब कहते हैं ना कि जान डाल देंगे। कॉन्शियसनेस तो वो है। अगर ऐसा है तो बच्चों समझ जाइए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लैब में परफॉर्म करवाई जा सकती है, लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं लाई जा सकती। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस के बीच अगर किसी एक को वेटेज देना पड़ेगा तो हम कॉन्शियसनेस को ज्यादा वेटेज देंगे। ये केवल 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 लिविंग में ही हो सकती है। मेटाबॉलिज्म तो फिर भी हम वैसा ही अगर एंजाइम यूज कर लें तो सिमिलर प्रोडक्ट वहां भी बना सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं ला सकते। ये बात सब बच्चों को क्लियर है? यहीं पर एक शब्द आता है, एक अलग से टर्म आती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कि हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है वो आपको केवल कहां पर देखने को मिलती है बेटा? ह्यूमन। हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। जो लिविंग है वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस का सीधा मतलब है सराउंडिंग में होने वाले हर चेंज का पता लगना। जरा जल्दी से बताइए, एक बैक्टीरियल सेल है, अगर टेम्परेचर बाहर राइज कर रहा है तो क्या ये बैक्टीरिया स्पोर बनाने की तरफ जाता है? इसका मतलब बढ़े हुए टेम्परेचर का इसे पता लगता है, क्योंकि ये कॉन्शियस है। यहां पर अगर पीएच कम हो रही है या कोई भी इफेक्ट इस तरह का आ रहा है जो सराउंडिंग में हो रहा है, उससे बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड कर रहा है, और रेस्पॉन्ड करना ही तो कॉन्शियसनेस, उसी को आप कॉन्शियसनेस के नाम से पुकारते हैं। तो कॉन्शियसनेस तो हर लिविंग के अंदर होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस हर किसी के पास नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को अगर मैं सिंपल एग्जांपल में आपसे बोलूं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है कुछ चीजें होने से पहले रिएक्ट कर देना। यहां टेम्परेचर में चेंज आया तो स्पोर बने, लेकिन ह्यूमन पहले ही भांप लेता है कि टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा है। हम पहले से कह देंगे आज कि मई जून में गर्मी हो जाएगी, आज से उसके दिन टाइम जोड़ सकते हैं। हम यहां पर ये बातें पहले से कह पा रहे हैं क्योंकि हम क्या है? सेल्फ कॉन्शियस। कुछ बच्चे यहां पर मेरे से कह देते हैं कि सर चिड़िया भी तो बरसात के आने के पहले कुछ ऐसी स्पीसीज है जो घोंसला बनाती है। बेटा वो बरसात के आज 6 महीने पहले घोंसला नहीं बनाती, बरसात आने वाली है, हवाओं के अंदर वो चेंजेस आ चुके हैं, तब वो ऐसा करती है, क्योंकि वो सेल्फ नहीं कॉन्शियस है, क्योंकि उसने वो चेंज भांपे हैं जो हवाओं में है, जो बादलों को लेके आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो बच्चों सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो केवल ह्यूमन के पास है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं। ठीक बात। यहीं पर एक बात और पूछी जाती है कि साहब कोमा में एक पर्सन है, कोमा में है, ब्रेन डेड है, तो उसे मैं वहां क्या कॉन्शियस कहूंगा? बोलो। हाँ, वो कॉन्शियस है, क्योंकि मैं उसे जब ग्लूकोज की ड्रिप लगा के रखता हूं तो वो ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाना जानता है। मैं डायरेक्ट एनर्जी का इंजेक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसको एनर्जी नहीं दे रहा हूं, एनर्जी वो अपनी एटीपी खुद प्रोड्यूस करना जानता है। इसका मतलब वो कॉन्शियस है, वो आने वाली ग्लूकोज के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्शियस तो है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है क्योंकि वो ब्रेन डेड है। तो बेटा कॉन्शियस का मतलब सेल का जिंदा होना है, सीधे शब्दों में तो हम यही कहेंगे, उसकी सेल जिंदा है, अभी वो मरा नहीं है। जिस दिन पूरी तरह से मर जाएगा उस दिन अलग बात हो जाएगी, लेकिन वो अभी कॉन्शियस तो है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है।
ठीक बात है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्या ए पूरी सेल है या ए बी सी और डी सबका कंबाइंड प्रोडक्ट मिलके पूरी सेल का प्रोडक्ट बनता है? कंबाइंड, सही बात है। पूरा अकेला ए तो पूरी सेल नहीं है, ए बी सी डी सबका मिलकर जो कंबाइंड आएगा उसी को सेल कहेंगे बेटा, सेल प्रोडक्ट कहेंगे, सेल कहेंगे। इसी तरह से जब भी कोई टिश्यू बनता है तो क्या एक सेल टिश्यू है या सारी ग्रुप ऑफ सेल का कंबाइंड होकर रिएक्ट करना टिश्यू कहलाता है? कंबाइंड, सही है। इसका मतलब इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इंटरेक्शन का रोल एटम से ही शुरू होता है। एटम से इंटरेक्ट करके ही मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके कंपाउंड बनता है। कंपाउंड से इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से इंटरेक्ट करके सेल बनती है। सेल इंटरेक्ट करके टिश्यू बनता है। टिश्यूज आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आना चाहिए, ये इंटरेक्शन कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है, कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा रहा है। एटम में जब सेल की तरफ गया एटम, तो वो सब इंटरेक्शन का ही नतीजा है। लास्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी वहां पर वही लिखी है। डीएनए की अगर बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के पास और हमारे पास एक जैसा है, लेकिन डिग्री व कॉम्प्लेक्सिटी की डिग्री अलग अलग है। हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके पास भी एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन है, हमारे पास भी वही है, लेकिन हमारा अरेंजमेंट उसके अरेंजमेंट से अलग है। ठीक बात। तो ये बातें तो जो शुरुआत की है वो आपको इस तरह से यहाँ से एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। ये पांचों कैरेक्टर हमें सिर्फ पता होना चाहिए, इसमें डिफाइनिंग कौन, नॉन डिफाइनिंग कौन और किसको सबसे ज्यादा वेटेज देना है, ये आपको पता होना चाहिए। बस ज्यादा ये सिर्फ व्हाट इज लिविंग के लिए जो लिखा है उस पर हमें क्लियर है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और यहां हम हमारी एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी कह रही है वहां से चर्चा को शुरुआत करते हैं। और नई एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत हो रही है। और डाइवर्सिटी की जब बातें करते हैं तो उसको किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे देखते चलिए। ये तो हटा दूं ना बेटा मैं। जब हम हमारी अर्थ को देखते हैं, आराम से सीक्वेंस बनाना मन में जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जब हमारी अर्थ को हम देखते हैं तो हमारी अर्थ बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तरह तरह के प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स यहां पर मिलते हैं। जब कई सारे ऑर्गेनिज्म यहां पर है तो हम चाहते हैं उनको स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में समझना। लेकिन सबको ऐसे जाके रैंडम स्टडी तो करना पॉसिबल नहीं है। स्टडी तभी हो सकती है जब हम उनको प्रॉपर ग्रुप बनाएं। क्या बनाएं? और अगर प्रॉपर ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुपिंग करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। मतलब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए स्टडी करने के लिए? क्लासिफिकेशन। बच्चों यहां थोड़ा समझना ध्यान से, लिविंग वर्ड में थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम चाहते हैं हमारी अर्थ की डाइवर्सिटी को स्टडी करना। अब अर्थ की डाइवर्सिटी को स्टडी करें तो रैंडम स्टडी पॉसिबल नहीं है। हम अगर जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आते हैं और कहते हैं साहब स्टडी करें, तो स्टडी करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे पास। हो सकता है आपके जब माइनर होंगे तो उसकी बेसिस पे मैं कहूंगा कि किन बच्चों के कितने मार्क्स है, उसकी बेसिस पे मैं आपको अलग अलग करूं, तब स्टडी आसान होगी। अगर मैं आपको मार्क्स की बेसिस पे अलग अलग करूंगा, इसका मतलब मैं आप सबकी क्या करूंगा बेटा? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग करना ही क्या है? इसका मतलब स्टडी के लिए मुझे कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हमारा क्लासिफिकेशन सिंपल हो जाए, उस पे आज हम चर्चा करेंगे।
ये हमारा टारगेट है आज कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि क्लासिफिकेशन के तरीके 50 हो सकते हैं, लेकिन उन सब तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे सिंपल है जिसको लेकर हम आगे बढ़े। तो जब हमने हमारी अर्थ को देखा तो यहाँ पर हमें तरह तरह के प्लांट, एनिमल, माइक्रोब दिखे और अलग अलग, जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लूं तो हमारी सराउंडिंग में आपको जैसे वीट दिख रहा है, राइस दिख रहा है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, प्लांट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर बेटा हमें मैमल दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें एनिमल दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें डॉग दिख रहा है, यहाँ पर हमें कैट दिख रही है। इनफैक्ट डॉग के एक वैरायटी का नाम भी लिखा है एल्सेशियन, जैसे पक, जर्मन शेफर्ड, उसी तरह से एल्सेशियन भी एक डॉग की वैरायटी होती है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन। बोले तो क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग। जैसे वीट का ग्रुप बन गया और इस लिविंग के ग्रुप को, वीट के ग्रुप को साइंटिफिकली हम किस नाम से पुकारेंगे, लिविंग का ग्रुप क्या कहलाता है, टैक्सॉन। राइस का ग्रुप भी क्या कहलाता है, टैक्सॉन। प्लांट का ग्रुप भी क्या कहलाता है, टैक्सॉन। और टैक्सॉन को अगर प्लूरल वर्ड में देखूं तो क्या कहेंगे, टैक्सा। अगर ऐसा है तो बच्चों जब भी मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो क्लासिफिकेशन करते समय ग्रुपिंग कर रहा हूं, और जब लिविंग का ग्रुप तैयार करता हूं तो उस ग्रुप को किस नाम से पुकारता हूं बेटा, टैक्सॉन। और टैक्सॉन को प्लूरल वर्ड में क्या कहते हैं, टैक्सा। लेकिन ग्रुप तो बन जाएगा, पर उस ग्रुप को हम आइडेंटिफाई भी तो करेंगे ना, अच्छे से पहचानेंगे भी तो सही। जैसे मैं डॉग को स्टडी करने आया तो डॉग के पास क्या एक्सटर्नल बॉडी हेयर है, ईयर पिन्ना है, और एक्सटर्नल बॉडी हेयर और ईयर पिन्ना होना किसका कैरेक्टर है, और मैमल किसके अंदर आते हैं। ओहो, जब मैं इसे यहां स्टडी करने आया, मैंने डॉग को स्टडी करना शुरू किया तो डॉग के अंदर मुझे किसके कैरेक्टर दिखे और मैमल के अंदर किसके कैरेक्टर दिखे। अगर इन तीनों को मैं सीक्वेंस में बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए अरेंज करूं तो क्या सबसे पहले लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा। ऐसा करने से क्या ग्रुप बड़े से छोटे की तरफ टैक्सॉन का अरेंजमेंट हो गया। ऐसा करने से हमारी स्टडी क्या और आसान हो गई। क्या एक को देखने से मुझे 3 के कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं। ऐसा करने से क्या टैक्सा का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो रहा है। और टैक्सा का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने के लिए मुझे डॉग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ा, डॉग को देखकर मुझे मैमल में उसे रखना पड़ा, मैमल को मैंने एनिमल में रखा, फिर बड़े से छोटे ग्रुप को रखा। ये सब बातें किसी ने तो मुझे बताई होगी पहले, मैं अपने मन से थोड़ी कर रहा हूं। इसका मतलब टैक्सा का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच हमारी हेल्प करती है उसी को किस नाम से पुकारते हैं, टैक्सोनॉमी। कौन सी ब्रांच से बेटा, टैक्सोनॉमी। क्या टैक्सोनॉमी हमें क्या करना सिखाती है, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन में ग्रुप कैसे तैयार करेंगे ये कौन सिखाएगी बेटा, टैक्सोनॉमी। अगर टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो है टैक्सिस और एक क्या है, नोमोस। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, टैक्सा का। और नोमोस का मतलब है लो, किसकी हेल्प से, किस नियम से आप टैक्सा का अरेंजमेंट करेंगे उसी को क्या कहेंगे बेटा, टैक्सोनॉमी। और टर्म टैक्सोनॉमी सबसे पहले एपीडी कैंडोले ने दिया था, एपीडी कैंडोले ने दिया था। और यहां पर टैक्सोनॉमी सिर्फ हमें प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बता रही है कि क्या क्या चीजें देखकर हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी के अगर पॉइंट्स की बात करता हूं तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म पहली बार मिले तो उसके कैरेक्टर को देखो और कैरेक्टर को सेलेक्ट करो कि मुझे ये कैरेक्टर देख के स्टडी करना है, उसे क्या कहेंगे, कैरेक्टराइजेशन, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जब भी मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म पहली बार मिला जिसे मैं स्टडी करना चाहता हूं, उसके अंदर 50 कैरेक्टर है, लेकिन मैं 50 में से मैंने 10 छांट लिए कि इन्हीं को देख के स्टडी करूंगा, तो मैंने क्या कर लिया, कैरेक्टराइजेशन। अब वो 10 कैरेक्टर, जैसे मैं चाहता हूं कि उसकी हाइट को देखूं, मैं चाहता हूं कि उस ऑर्गेनिज्म के कलर को देखूं। अगर मैंने हाइट, कलर, कैरेक्टर का सिलेक्शन कर लिया तो कैरेक्टराइजेशन कर लिया। लेकिन कैरेक्टराइजेशन में हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। अगर मैंने उसके टॉल या ड्वार्फ को देखा तो उसका क्या किया, आइडेंटिफिकेशन।
क्या सब बच्चे यहाँ पर मुझे यहाँ बताओ कि आप कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंस कर पा रहे हो क्या? सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म नया नया मिला, उसको मैं स्टडी करना चाहता हूं तो 50 कैरेक्टर उसके पास होंगे, 100 कैरेक्टर उसके पास होंगे, लेकिन उसमें से मैंने 5, 7 या 10 कैरेक्टर को छांट लिया कि मैं इन्हीं को देख के स्टडी करूंगा। तो कैरेक्टर का सिलेक्शन करना क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन। भाई मुझे उसमें उसकी हाइट भी है, कलर भी है, शेप भी है, साइज भी है, कितनी बातें हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो हाइट देख के स्टडी करूंगा। अरे जरा बताओ, मेंडल ने पी के कितने कैरेक्टर लिए थे? क्या पी में 7 ही कैरेक्टर होते हैं क्या? लेकिन उन्होंने स्टडी के लिए 7 को 7। अब वो 7 कैरेक्टर लिए तो वो क्या किया एक तरह से, अगर हम टेक्सोनॉमी में उसको लाके देखें तो क्या हो रहा है? कैरेक्टराइजेशन। अब मुझे बताओ, क्या हर पी टॉल होती है क्या? इसका मतलब कौन टॉल है, हाइट देख रहे हैं, कौन टॉल है कौन डॉर्फ है, वो क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन। अब तो क्लियर हो रहा है दिमाग में? मुझे किसी भी चीज को स्टडी करना है तो सबसे पहले मुझे किन कैरेक्टर को देख के स्टडी करना है, वो तो क्या किया? कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन में वो कैरेक्टर है कैसा? अब जैसे कलर, कलर तो कैरेक्टर हो गया। अब कलर हो सकता है कि प्लांट का कलर कैसा हो? ग्रीन। हो सकता है कि येलो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि वो प्लांट ग्रीन है, येलो है, तो क्या कर रहा हूं? आप डिफरेंस समझ रहे हैं बेटा? मैंने कहा मैं ऑर्गेनिज्म का कलर स्टडी करूंगा, कलर स्टडी करूंगा तो कलर क्या है? कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन। लेकिन मैंने कहा कि उसका कलर ग्रीन है तो वो उसका क्या है? आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर का सिलेक्शन क्या है? ठीक बात है। जैसे कोटा में भाई बहुत सारी कोचिंग्स है, मैंने आपसे कहा कि मैं कोटा की कोचिंग के क्लासिफिकेशन टी शर्ट के कलर के हिसाब से करूंगा। अब टी शर्ट का कलर ये क्या हुआ? मैंने कहा सर्वम की टी शर्ट ग्रीन है, ये है, बस यही तो है। तो एक पर्टिकुलर का कैसा कैरेक्टर है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन। हमने उसका पहले तो कैरेक्टर चुन लिया कि इस बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूंगा, पर्टिकुलर का कौन सा कैरेक्टर है वो यहां पर आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि भाई ये सी ग्रीन है, किसी और के पास ब्लू है, किसी और के पास जो भी है, अगर ऐसा है तो यहां पर वो चीजें क्या हो रही है? आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में अब जो देखा उसको देखकर उसका एक नाम रखते हैं, और नाम रखना क्या कहलाता है बेटा? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मन मर्जी से मत करना। नॉमेनक्लेचर के लिए नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड कैरेक्टर, आइडेंटिफाइड कैरेक्टर की बेसिस पर ही ऐसा होता है। जो कैरेक्टर आपने देखा है उसकी बेसिस पर ही नाम रखते हैं। जैसे सोलेनम के पीछे, सोलेनम के पीछे ट्यूबरोसम लिखा, ट्यूबरोसम कहां से आया? ट्यूबर मॉडिफिकेशन है। नाम में आइडेंटिफाइड कैरेक्टर आना चाहिए। मैंजीफेरा के पीछे इंडिका लिखा, कोई ना कोई कैरेक्टर इंडियन ओरिजिन बताया। इसका मतलब हमें नाम मन मर्जी से नहीं रखते हैं, नाम में कोई ना कोई आइडेंटिफाइड कैरेक्टर आता है बेटा। तो नेमिंग करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और अब तक तो हमें पता लग चुका है कि वो किसके जैसा है और किसके जैसा नहीं है। सिमिलर के साथ में ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही बेटा यहां पर क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो सिमिलर का ग्रुप बना देना, सिमिलर को एक साथ ले आना, वही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी के 4 पॉइंट हमारे पास है: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सबका मोटिव यही, फाइनल मोटिव है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी भी यही चाहती है कि आप क्लासिफिकेशन अच्छे से करो ताकि स्टडी आसान हो जाए। और क्लासिफिकेशन करने के लिए मैंने ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया कि इनको देखकर मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगा, तो वो क्या किया? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर को पहचाना तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान कर उसका नाम रखा तो, सिमिलर के साथ ग्रुप बनाया तो क्लासिफिकेशन। अब तो कुछ इमेज बन पा रही होगी।
अगर ऐसा है तो बच्चों समझ जाइए, जब भी आप कोई ऐसी जगह चले गए जहां सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ है जिनको स्टडी करना है, अगर स्टडी करना है तो कोई ना कोई कैरेक्टर लेके तो स्टडी करेंगे। ऐसे कैसे स्टडी करें कि मैं ये चीज देख के स्टडी करूंगा? तो वो कैरेक्टर लेना क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन। फिर उन कैरेक्टर में उनके पास क्या क्वालिटी है, वो उनका आइडेंटिफिकेशन, पहचान, और उसको देखकर नाम रखना, नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। जल्दी से बताइए, यहां पर अगर प्लांट के लिए टेक्सोनॉमी है तो उसे प्लांट टेक्सोनॉमी कहते हैं, और एनिमल के लिए है तो एनिमल टेक्सोनॉमी कहते हैं। सब बच्चे मुझे बताओ, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी है। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है। और अगर टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो लीनियस है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस कहलाते हैं। मैं आपसे कभी भी पूछूं कि टैक्सॉन किसको कहते हैं तो आपका क्या आंसर होगा? हाँ, लिविंग का ग्रुप टैक्सॉन कहलाता है। अब यहां देखो, 3 टैक्सॉन बन गए। तो ये वाला टैक्सॉन अब आप तो समझ जाएंगे क्योंकि आप पहले से इस बारे में जानते हैं। देखो इधर देखना, एनिमल किंगडम लेवल का टैक्सॉन है, ये किंगडम में कैटेगरी बोल रहे हैं। ये क्लास लेवल का टैक्सॉन है, ये स्पीसीज लेवल का टैक्सॉन है। तो तीनों अलग अलग लेवल के टैक्सॉन है तो लिविंग के ग्रुप ही। मैं अगर एनिमल कहता हूं तो क्या कोई नॉन लिविंग आ रहा है? सारे एनिमल का ग्रुप। मैं मैमल कहता हूं तो केवल जो एनिमल में मैमल के कैरेक्टर रखते हैं उनका ग्रुप। मैं डॉग कहता हूं तो केवल डॉग का ग्रुप। तो तीनों मुझे बताओ सेम लेवल पे है क्लासिफिकेशन में कि अलग अलग लेवल पे है? अलग अलग लेवल पे है, डिफरेंट लेवल के टैक्सॉन होंगे। ये किंगडम लेवल का, ये क्लास लेवल का, ये स्पीसीज लेवल का, ऐसे टैक्सॉन होंगे। तो टैक्सॉन, कैटेगरी, रैंक, ये शब्द हमें समझ में आने चाहिए। यहाँ बस इन्हीं शब्दों में गच्चा खाते हैं। तो टैक्सॉन लिविंग का ग्रुप, और वो लिविंग का ग्रुप एनिमल लेवल पे जाके बन रहा है पूरे एनिमल का तो किंगडम लेवल पे बन रहा है। मैमल्स का बन रहा है तो क्लास लेवल। वो अभी हायरार्की पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। पहले ये बताओ, ये चारों पॉइंट सब बच्चों की थीम बन रही है, क्या क्या किया मैंने? टैक्सोनॉमी का मोटिव, टैक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे, इन 4 पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? बहुत ही बढ़िया बच्चों, एक बात देखो इधर, नॉमेनक्लेचर में क्या बाइनोमियल सिस्टम आता है? ये जीनस और ये जीनस बनाने के लिए क्या किया होगा? क्लासिफिकेशन। मेरा कहने का मतलब समझो, ये दोनों अलग से हो सकते हैं लेकिन ये दोनों तो पैरेलल ही चलेंगे। अगर एनसीईआरटी ने किसी जगह पर ऐसा लिखा कि टैक्सोनॉमी के पॉइंट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, तो कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा जा सकता है क्योंकि पैरेलल प्रोसेस है, एक साथ चलने वाले प्रोसेस है। तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के लिए, नहीं सॉरी, नोमेनक्लेचर करने के लिए मुझे क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जीनस और स्पीसीज बनानी ही पड़ेगी। सही है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर यहीं पर एक टर्म और आती है बेटा, सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक टर्म यहां पर हमने लिखी सिस्टमैटिक्स, और सिस्टमैटिक्स एक लैटिन टर्म है, सिस्टेमा से बनी हुई टर्म, टर्म गिवन बाय, वेरी गुड, लिनियस। अगर मैं टैक्सोनॉमी के अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके आता हूं, टैक्सोनॉमी मतलब ग्रुपिंग करना है एवोल्यूशन देखकर, तो उसे हम किस में रखते हैं बेटा? सिस्टम। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। यहां अगर बेटा इसे आज हम दो तरह से डिवाइड करें, तो पुराने टाइम पर ग्रुपिंग के लिए जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए जाते थे, जो कैरेक्टराइजेशन किया जाता था, वो केवल एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पे ही होता था। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं कि केवल एक्सटर्नल या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। हमें अगर क्लासिफिकेशन को अच्छा बनाना है, तो यहां पर इंटरनल कैरेक्टर को भी लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर को लेकर जब क्लासिफिकेशन होते हैं, तो उसे नियो सिस्टमैटिक कहा जाता है। हाँ, ये अंडरस्टूड है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो आ ही रहा है। इंटरनल कैरेक्टर के अंदर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है, इंटरनल कैरेक्टर के अंदर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है, इंटरनल के अंदर फाइटोकेमिस्ट्री हो सकती है, इंटरनल कैरेक्टर के अंदर इकोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, इंटरनल के अंदर जेनेटिकल कैरेक्टर हो सकते हैं। सब एनसीईआरटी लिख रही है आपको यहां। तो अगर हम एक्सटर्नल के साथ इंटरनल को भी देखेंगे, अच्छा, दो ये पेन से लिखे जो आपने, प्रांजलि सिंह और निगार, असजद, दीपक, आप एक बार मिलके जाइएगा यहाँ काउंटर पर, बाहर अभी छुट्टी के बाद है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को देखकर जब क्लासिफिकेशन होगा, तो उसे नियो सिस्टमैटिक्स में रखेंगे। केवल एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के अगर हो रहा है, तो उसे बेटा ओल्ड सिस्टमैटिक के अंदर रखा जाएगा। क्या यहां भी ओल्ड सिस्टमैटिक के अंदर भी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, यहां भी नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हो रहा है? लेकिन कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट किया था? यस। क्या यहां भी बेटा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन है? लेकिन कैरेक्टर में क्या केवल एक्सटर्नल लिया है? इंटरनल भी लिया है। और साथ के साथ क्या देखा है बेटा? एवोल्यूशनरी रिलेशन। और जब एवोल्यूशन को साथ में लेके होगा, तो उसको आप सिस्टमैटिक्स के नाम से पुकारेंगे। तो यहां पर ये सिस्टेमा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ जब अरेंजमेंट होता है, तो उसी को आप सिस्टमैटिक्स के नाम से पुकारते हैं। ये ओल्ड और न्यू सिस्टमैटिक है। तो बच्चों, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस पता लग पा रहा है? टैक्सोनॉमी क्या करती है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन उसी प्रोसेस में अगर एवोल्यूशन साथ आ गया तो सिस्टम, बस यही डिफरेंस। तो यहाँ टैक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बताती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है। तो यहाँ दोनों के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होगा, इसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है।
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर ऐसा करेंगे, उनकी स्टडी को, अगर क्लासिफिकेशन को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ देखेंगे तो वही सिस्टमेटिक। ठीक बात है। यहीं पर अब अगर मैं डिटेल से, मुझे कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन की बात मैंने आपको समझा दी है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर है और आइडेंटिफिकेशन एक्सटर्नल की बेसिस पे ही है तो ओल्ड, और अगर इंटरनल लिया है और साथ के साथ आइडेंटिफिकेशन किया है तो न्यू। बेटा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? सेल। हिस्टोलॉजिकल, वेरी गुड, फाइटोकेमिस्ट्री में केमिकल, इकोलॉजिकल के अंदर एनवायरमेंटल, जेनेटिकल के अंदर जीन से रिलेटेड, ये सब चीजें आ गई। अब यहां पर बच्चों नॉमेनक्लेचर के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। नॉमेनक्लेचर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमें किसी भी प्लांट को एक ही नाम से पुकारा जाए और एक ही नाम से पुकारने के लिए उसका एक अलग नाम रखना जरूरी है, और अलग नाम इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाए तो उसको नॉमेनक्लेचर कहा जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया था। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो आया था उसके अंदर कई पार्ट में नाम रखे जाते थे। मैनी पार्ट्स, पॉलिनोमियल मैनी पार्ट्स में नाम रखे जाते थे, लेकिन ये सिस्टम वैलिड सिस्टम नहीं है, नॉट वैलिड। क्योंकि हम जानते हैं कि दो ही पार्ट में, बाइनोमियल सिस्टम में दो ही पार्ट में नाम रहता है, उसको याद करना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा, ये नॉट वैलिड। जैसे एक प्लांट का नाम मैं आपको बोल रहा हूं, कैरियोफाइलम नाम का एक प्लांट है, उसका पॉलिनोमियल सिस्टम में अगर नॉमेनक्लेचर था तो उसका नाम रखा गया था कैरियोफाइलम, कैरियोफाइलम फॉलिस ग्रेमिनिस, क्या नाम है, कोरिम्बिस अम्बेलिटस, बहुत लंबा चौड़ा एक नाम रखा गया था उसका। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कैरियोफाइलम सैक्सेटेलिस फॉलिस ग्रेमिनिस कोरिम्बिस अम्बेलिटस, ऐसे नाम रखा गया था। तो यहाँ पर सैक्सेटेलिस का मतलब तो है ग्रास, फॉलिस का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ग्रेमिनिस का मतलब ग्रेमिनी फैमिली, कोरिम्ब और अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। अगर ऐसा है तो इतना नाम याद रखना बहुत मुश्किल है भाई, नहीं चलेगा, नॉट वैलिड। उसके बाद में फिर आता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जब आया तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर प्लांट का नाम दो ही पार्ट में रखा गया बेटा, टू पार्ट्स। और टू पार्ट्स में जब नाम रखे गए तो सबसे पहले बेटा यहां पर सब बच्चे बताओ, बाइनोमियल सिस्टम गिवन बाय, वैसे आइडिया तो किसी और का था, ये एक साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बाउहेन, उनका आइडिया था ये, लेकिन यूज किया था कैरोलस लीनियस। इसलिए आज तो हमारी एनसीईआरटी गिवन बाय कैरोलस लीनियस ही कर रही है और आपको भी यही करना है। और कैरोलस लीनियस तो बाइनोमियल सिस्टम से भारी इंप्रेस, इतने इंप्रेस कि इनका ओरिजिनल नाम कार्ल वॉन लिन, लेकिन इन्होंने चेंज करके बाइनोमियल सिस्टम में रखा है कैरोलस लीनियस। इन्होंने बेटा प्लांट और एनिमल दोनों के लिए नोमेनक्लेचर दिया था, प्लांट नोमेनक्लेचर भी दिया, एनिमल नोमेनक्लेचर भी दिया, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने। इसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए इनकी बुक आई थी, कोई बच्चा मुझे नाम बताएगा? अरे नहीं बेटा, स्पीसीज प्लांटेरा, ये 1 मई 1753। और यहां एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए सिस्टेमा नेचुरी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिस्टेमा नेचुरी एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए है बेटा। और ये 1 अगस्त 1758। प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए स्पीसीज प्लांटेरम, एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए सिस्टेमा नेचुरी। ये डेट में इतना सा याद रख लेना, इस डेट से स्टार्टिंग ऑफ बाइनोमियल सिस्टम यहां से माना जाता है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की शुरुआत यहीं से हुई।
तो लीनियस ने अपने होते हुए बहुत सारे प्लांट और एनिमल का नोमेनक्लेचर किया बेटा, बहुत सारे प्लांट का डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया। लेकिन लीनियस कब तक रहते? एक दिन लीनियस हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन प्लांट तो अब भी नए नए डिस्कवर हो रहे हैं। उनका नोमेनक्लेचर होने के लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो मन मर्जी होगी, पॉलिनोमियल सिस्टम जैसे हालात हो जाएंगे। तो इसी बात को सोचकर 1930 से 3 साइंटिस्ट रूल्स का एक कलेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, और रूल्स के उस कलेक्शन को आज हम ICBN के नाम से पुकारते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। NCERT 4 लिखते ही है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। NCERT के हिसाब से आंसर जाए तो फिर 4 जाएगा। वैसे सही टर्म तो ऑफ होती है, लेकिन क्या करें, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से बच्चों यहीं पर मैं साथ साथ ही लिख देता हूं, नोट लगा के हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं। ICZN भी होती है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए, ICNB भी होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नहीं, नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इसी तरह से ICVN वायरस नोमेनक्लेचर के लिए भी होता है, तो ये भी आपको यहाँ पर साथ में पता होना चाहिए। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और यहाँ फर्स्ट पब्लिश 1961 में। 1961 पहली बार ये बुक आई थी, और यहाँ रूल्स का कलेक्शन है जिसको देखकर आज हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ICBN ने कौन कौन से रूल्स बताए जिनको देखकर आज नोमेनक्लेचर हो रहा है। सबसे पहला रूल, प्लांट नेम शुड बी इन 2 पार्ट्स, और जो 2 पार्ट यहाँ पर बनते हैं उसमें पहला पार्ट आता है जेनेरिक नेम, नेम ऑफ जीनस, और दूसरा पार्ट आता है बेटा स्पेसिफिक एपिथेट। जो इनडायरेक्टली स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास एक प्लांट का नाम है, NCERT का ही एग्जांपल ले रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है यहाँ? जीनस। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज। आप में से कोई बच्चा मुझे स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज में डिफरेंस बताएगा? मैं बताता हूं। एक दिन की बात है, हम एक गार्डन में घूम रहे थे। गार्डन का गार्डनर बहुत अच्छा है, जिसमें प्लांट का नाम पूछो साइंटिफिक नेम बताता है, पढ़ा लिखा गार्डनर। घूमते हुए एक बड़े से ट्री के सामने पहुंचे। देखा यार, देखा देखा सा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। काका इधर आओ, बताओ ये क्या है। कहा कि ये मैंजीफेरा इंडिका है। हम समझ गए कि ये आम है, मैंगो है। लेकिन जरा सोच के देखो, काका आते और कहते कि ये इंडिका है, क्या आप पहचान पाते? इंडिका तो बहुत सारे नाम के पीछे आती है। इंडिका तो बहुत सारे नाम के पीछे है, जैसे रोजा इंडिका है, सराका इंडिका है, अशोका इंडिका है, बालक सही कह रहा है, टाटा इंडिका है। अगर ऐसा है तो यहाँ तो ये तो इंडिका तो बहुत सारे नाम के पीछे आता है, कौन सी इंडिका है हमें क्या पता भाई। जब इंडिका शब्द अलग लिखा हुआ मिल जाए तो वो एक स्पेसिफिक एपिथेट है, वो एक इंफॉर्मेशन है बस। लेकिन जब वही इंफॉर्मेशन किसी जीनस से अटैच हो जाती है तब क्या बन जाती है। अब मुझे सब बच्चों का आंसर मिलना चाहिए। क्या इंडिका अकेले स्पीसीज है? मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीसीज है। जब तक इंडिका किसी जीनस से अटैच नहीं है तब तक वो स्पीसीज नहीं है। तो फिर अब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा।
तुरंत आंसर आ जाना चाहिए हमारे पास में। यहाँ पर है मैंजीफेरा इंडिका, हमारे पास यहाँ पर है रोजा इंडिका, हमारे पास यहाँ पर है अशोका इंडिका। अरे इसके अंदर यहाँ मुझे सब बच्चे बताओ कितनी जीनस कितनी स्पीसीज है? 3 जीनस 3 स्पीसीज, अकेली इंडिका स्पीसीज नहीं है। केवल इंडिका एक जैसा लिख देने से नहीं हो जाता। यहां पर मुझे बताओ क्या मैंजीफेरा इंडिका मिलकर एक स्पीसीज, रोजा इंडिका मिलकर 2 स्पीसीज और अशोका इंडिका मिलकर 3 स्पीसीज बन रही है। तो बच्चों इसके अंदर यहाँ जीनस भी 3 और स्पीसीज भी 3, बस ये समझाना है। तो स्पेसिफिक एपिथेट बस एक इंफॉर्मेशन, लेकिन वही स्पेसिफिक एपिथेट जब जीनस से अटैच होता है तब क्या बनता है? स्पीसीज। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए कि जल्दी से बताइए साहब सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजेना किसके लिए कहते हैं? ब्रिंजल के लिए। सोलेनम नाइग्रम मकोय, कितनी जीनस कितनी स्पीसीज? जीनस बोलो ए, स्पीसीज बोलो बहुत ही बड़ी। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि कितने जीनस कितनी स्पीसीज, वहां सारी इंडिका को एक मत गिन लेना। अगर जीनस अलग अलग है तो स्पीसीज भी अलग अलग। मैंने अभी भी 1961 लिखा था, यहाँ पर एक स्टेटमेंट सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में 1753 से लेकर 1961 तक के सारे नेम वैलिड हैं, चाहे वो आईसीबीएन को फॉलो करे या ना करे। 1961 के बाद जो नाम आएगा वो तभी वैलिड होगा जब आईसीबीएन को फॉलो करे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट में 1753 से लेकर 1961 तक के सारे नेम वैलिड हैं, चाहे वो आईसीबीएन को फॉलो करे या 1961 के बाद जो भी नाम आएगा तभी वैलिड होगा जब आईसीबीएन को फॉलो करे, क्योंकि तब तक तो आईसीबीएन थी नहीं, तो सबको वैलिड माना जाएगा। दूसरा रूल आता है जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। यहां जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, सोलेनम ट्यूबरोसम, एस कैपिटल टी स्मॉल। अब आप जानते हो बेटा कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। कुछ साइंटिस्ट क्या करते थे कि जिन्होंने डिस्कवर किया वो भी तो एक इंफॉर्मेशन है, अपना नाम यहां रख देते थे। तो जब जेनरिक नेम सॉरी स्पेसिफिक एपिथेट की जगह पर साइंटिस्ट नेम आने लग जाएगा तो उसको भी कैपिटल से लिखें। अगर साइंटिस्ट अपना नाम किसकी जगह लिख दे? स्पेसिफिक एपिथेट की जगह, तब कैपिटल से आएगा। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि किसने नाम दिया, वो तो पीछे आता ही है, वो भी रूल आएगा अलग से। अभी यहां पर अगर इफ in place of specific epithet, साइंटिस्ट नेम यहां पर आता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे एक फंगस का नाम है कीटोनियम,
यहाँ पर सुब्रमण्यला, ये सुब्रमण्यम है बेटा, नाम लैटिनाइज करके रखना पड़ता है, तो सुब्रमण्यम लैटिनाइज होकर सुब्रमण्यला हो गया। एक रूल और है कि जेनरिक नेम के टोटल लेटर्स 3 से कम 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक एपिथेट के भी लेटर 3 से कम 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो लिखेंगे नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर भी वैलिड है, क्योंकि 1961 के पहले आया है। समझ रहे हैं? तो इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट अगर साइंटिस्ट नेम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर भी क्या करना पड़ता है? कैपिटल। वैसे नॉर्मल रूल तो यही है, आपको पहले तो यही मानना है। तीसरा रूल, जब हम फ्री हैंड राइटिंग करते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं, अब बच्चों यहां ध्यान देना, बच्चे यहां उलझते हैं, टाइपिंग लिखते ही दिमाग में कंप्यूटर आता है ना, टाइपिंग लिखते ही कंप्यूटर नहीं, टाइप राइटर आना चाहिए। कंप्यूटर से तो प्रिंटिंग होगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं मतलब टाइप राइटर से टाइप कर रहे हैं, हाँ वो स्टेनोग्राफर से करते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर टाइपिंग के केस में, फ्री हैंड राइटिंग के केस में जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेट अंडरलाइन करना है। चाहे अपने हाथ से नाम लिखो और टाइपिंग करवाओ तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है बेटा। लेकिन इन केस ऑफ प्रिंटिंग इसे आप इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं। अब यहां भी एक बच्चे फंसते हैं, इटैलिक फॉन्ट है, लैंग्वेज नहीं। इटैलिक फॉन्ट है, ये तिरछे तिरछे लेटर, ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉन्ट की बात हो रही है। तो यहाँ इटैलिक कई बार फंसा देते हैं, इटैलिक लैंग्वेज, बच्चे इटैलिक देखते कि हाँ सही चल रहा है, नहीं नहीं, इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं, इटैलिक अल्फाबेट लिखते हैं, इटैलिक फॉन्ट लिखते हैं, ये कहना है, ये लैंग्वेज है। तो जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती है उसी को हम देख रहे हैं। यहाँ एक और रूल आता है कि साइंटिफिक नेम लिखते टाइम, ये भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम लिखते टाइम रिलेटेड साइंटिस्ट नेम, फर्क समझ में आ रहा है? साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट नेम, साइंटिफिक नेम लिखते टाइम रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम जिसने वो नाम दिया है, जस्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट शॉर्ट में लिख देते हैं। अब पहले तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, यहां क्या हुआ था, स्पेसिफिक एपिथेट की जगह ही साइंटिस्ट ने अपना नाम लिख दिया था, ये मामला अलग है। वहां क्या हो रहा है, नॉर्मल नाम लिखा है, नॉर्मल नाम लिख दिया है मैंजिफेरा इंडिका, अपना नाम नहीं लिखा है उसने स्पेसिफिक एपिथेट की जगह पर, नॉर्मल नाम दिया है। किसने दिया है, वो लिख रहे हैं पीछे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? वहां तो स्पेसिफिक एपिथेट की जगह पर ही साइंटिस्ट ने अपना नाम चेप दिया था, और जब स्पेसिफिक एपिथेट की जगह पे नाम लिख दिया था तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, वो अलग केस हो गया। उसके पीछे भी यहां पर SUB तो लिखना ही है शॉर्ट में, सुब्रमण्यम का नाम, वो तो रूल है ही कि शॉर्ट में नाम लिख देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये नॉर्मल, ये सबके साथ होगा, सबके साथ जितने भी नाम आए हैं उसमें रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में पीछे लिख देते हैं।
लेकिन अब बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि सर जी मॉर्फोलॉजी में इतने सारे एग्जाम्पल हमें लिखाते हैं सर, किसी के पीछे तो साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखाते। क्यों? क्योंकि नाम लिखो अच्छी बात है, पूरे रूल फॉलो हुए हैं, ना लिखो कोई बात नहीं, नियम तोड़ा नहीं है। तोड़ते तब जब इसकी जगह कुछ और कर देते। बाइनोमियल सिस्टम तो फॉलो कर लिया ना, अगर पीछे साइंटिस्ट का नाम लिखना है अच्छी बात, पूरा पूरा नियम फॉलो हुआ है, पूरा रूल बनाया हमने। नहीं लिखा कोई बात नहीं, उसकी जगह कुछ और थोड़ी लिखा है हमने, बस पूरे रूल फॉलो नहीं किए, तोड़े थोड़ी है। तोड़ते तब जब उसकी जगह कुछ और कर देते। लिखो ना आप अगर आपको याद है तो, लेकिन हम चीजें सुविधा के लिए रख रहे हैं, परेशानी के लिए नहीं रख रहे। सुविधा के लिए लिख रहे हैं तो ये नाम लिखना इतना जरूरी नहीं। तो मैंजिफेरा इंडिका लिन शॉर्ट में लिखना है, नहीं इसको सेपरेट अंडरलाइन करना है, नहीं इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, शॉर्ट में नाम लिखेंगे। यहां LIN सही, ओनली L सही, शॉर्ट में लिखना है, कितना शॉर्ट करना है कब कहा, लेकिन एटलीस्ट इतना शॉर्ट कर दो कि पहचान में आ जाए, इसलिए LINN लिखा है। आखिरी रूल, और आखिरी रूल ये है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो दो लैंग्वेज को यूज करते हैं, लैटिन और ग्रीक। क्योंकि दोनों, क्या मतलब होता है डेड लैंग्वेज का है? दो मतलब है बेटा। पहला मतलब जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी कोई वोकेबलरी ग्रामर नहीं बदलेगी। और दूसरा जो ज्यादा सही मतलब है, जिससे बोलने वाले अब बहुत कम बच्चे हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार में बात समझ में आएगी। संस्कृत डेड लैंग्वेज है, जैसे बोलने वाले बस आप किताबों में ही पढ़ते हैं, बोलने वाले बहुत कम बच्चे हैं, तो वो भी एक तरह की डेड लैंग्वेज है। तो लैटिन और ग्रीक भी डेड लैंग्वेज है, इनको बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। आज आपने मेरे साथ क्लास में मैंजिफेरा इंडिका बोला, अनजाने में ही सही ग्रीक या लैटिन को बोला। आपने यहाँ पर नाम जो भी साइंटिफिक आप बोल रहे हैं, आप लैटिन लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इनको बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी लैटिन को देना है, उससे नाम ना मिले तो ग्रीक लेना है, पर पहली प्रायोरिटी लैटिन। मोस्ट ऑफ साइंटिफिक नेम लैटिन में। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट आ रहा है, सही गलत बताना। साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, सही या गलत? सही है, ओनली लैटिन में होते हैं ये। इसलिए एनसीईआरटी भी जनरली लगा के लिख रही है, जनरली इन लैटिन। तो यहां पर आप जनरली लैटिन लैंग्वेज को यूज करते हैं, ओनली नहीं बता। तो ये 5 सिंपल एनसीईआरटी के हिसाब से हमने सारे रूल्स को फॉलो कर लिया है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीजें बहुत आसान है, सिंपल है। सिस्टमेटिक पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज का काम आज ही करना है घर पर। आज जो पढ़ा दिया वो कितना भी सरल क्यों ना हो, 50 बार पहले पढ़ा क्यों ना हो, बस आज एक बार रिवाइज जरूर करना है। 10 ही मिनट में हो जाए रिवाइज, कोई बात नहीं, करना चाहिए। तो यहां पर ये रूल्स भी हो चुके हैं, और अब आगे बढ़ते हैं। हटा दो।
क्लासिफिकेशन की बातें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही करूंगा मैं। अभी नोमेनक्लेचर की बातें यहां दी है तो यहां पर हमने कर ली। क्लासिफिकेशन कौन कौन से आए थे वो सब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही करेंगे। आज अब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे चर्चा करते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में बेटा 7 कैटेगरी ऐसी है जिनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज के नाम से पुकारा जाता है। ऑब्लिगेट उसको कहते हैं जिसका कोई ऑप्शन ना हो, मस्ट हो, जिसको यूज करना ही है। फैकल्टेटिव में ऑप्शन मिलता है, ऑब्लिगेट में कोई ऑप्शन नहीं है। तो 7 कैटेगरी को ऑब्लिगेट कैटेगरी माना जाता है एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनको यूज करना ही है। जैसे हमारे पास 7 कैटेगरी में पहली कैटेगरी कौन है? किंगडम। दूसरा डिवीजन या फाइलम, ये डिपेंड करता है कि आप प्लांट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो डिवीजन और एनिमल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फाइलम। तीसरी कैटेगरी बेटा यहां पर आती है हमारे पास क्लास। फिर बोलो, वेरी गुड, फिर बोलो फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये 7 कैटेगरी को हम यूज कर रहे हैं। ये कैटेगरी अच्छे से तब समझ में आएगी जब कोई एक क्लासिफिकेशन हम फॉलो कर लें, और हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से मैंगो का क्लासिफिकेशन हमें दिया है तो वो भी हम फॉलो करके देख लेते हैं। जल्दी बताइए, किंगडम क्या लिखूं यहां पर? डिवीजन, एंजियोस्पर्मी। वैसे सच में देखा जाए तो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है। क्या लिखा मैंने? स्पर्म, सीड, एटो, बियरिंग, फाइटा, प्लांट। जिनके पास सीड होते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा में रखते हैं, और यहां पर स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जिम्नो और एंजियो आता है। आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट जिससे बिलोंग करता है उसे लिख देते हैं। अगर ऐसा है तभी एंजियोस्पर्मी लिखा है एनसीईआरटी ने डायरेक्ट। वैसे सच में टर्म स्पर्मेटोफाइटा होनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन के पीछे फाइटा लगता है। मैं याद दिला दूं आपको, किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के डिवीजन में लिखता हूं, सब बच्चे समझ जाएंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आती है? एल्गी। देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। अरे फाइटा लगता है सफिक्स डिवीजन में पीछे, तो फाइटा सच में तो यही होना चाहिए, लेकिन आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट लिखा जाता है एंजियोस्पर्मी, यहां पर लिख दिया। क्लास सीड है तो डाइकोट, डाइकोटिलिडनी। ऑर्डर सैपिंडेल्स। फैमिली एनाकार्डिएसी। जीनस, स्पीसीज। बोलो, केवल इंडिका मत बोल देना। हाँ, बहुत बढ़िया, मैंजीफेरा इंडिका। पूरा नाम मिलके, साइंटिफिक नेम कहो या स्पीसीज कहो, पूरा नाम मिलके बना। ये भी समझाया जा चुका है आप लोगों को। तो यहां मैंजीफेरा इंडिका स्पीसीज बन रही है। अब लिखना बंद कर दो थोड़ी देर, इधर देखो। आपके सामने 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज आ चुकी है जिनको यूज करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन में बेटा जो इस तरफ मैंने जो भी लिखा, किंगडम लिखा, डिवीजन लिखा, क्लास लिखा, ऑर्डर लिखा, ये इधर जो मैं लिख रहा हूं, इनको किस नाम से पुकारा जाता है? उधर जो मैंने लिखा, प्लांटी, स्पर्मेटोफाइटा, डाइकोटिलिडनी, इनको टैक्सोन कहा जाता है। और प्लूरल में क्या कहेंगे?
अब आपसे पूछा जाए कि साहब कैटेगरी और टैक्सा में क्या फर्क है, तो आप क्या समझाओगे? उधर वाली कैटेगरी कहना क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले वो ग्रुप जो इमेजिनरी है वो कैटेगरी है। किंगडम किसी ने देखा क्या? डिवीजन किसी ने देखा क्या? क्लास किसी ने देखी क्या? जो इमेजिनरी ग्रुप है वो कैटेगरी है, और जो रियल लिविंग के ग्रुप है वो टैक्सॉन है। मैंने पहले दिन अभी आज पहले ही कहा था, लिविंग के ग्रुप क्या कहलाते हैं? टैक्सॉन। तो प्लांट्स का ग्रुप टैक्सॉन, किस लेवल का, किस कैटेगरी का? किंगडम लेवल। ये अब बात समझ पा रहे बेटा? तो जो इमेजिनरी ग्रुप है वो क्या है? कैटेगरी। लेकिन इमेजिनरी ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई मुझे? क्योंकि मुझे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाना था, फिर उससे छोटा बनाना था, फिर उससे छोटा बनाना था, फिर उससे छोटा बनाना था। तो जो इमेजिनरी सबसे बड़ा ग्रुप बना उसको किस नाम से पुकारा? किंगडम। दूसरा कहना, कैटेगरी जनरली फिक्स्ड होती है और टैक्सॉन बदलता है। आज मेरे सामने मैंगो प्लांट है तो किंगडम प्लांट ही है। अगर कोई एनिमल का क्लासिफिकेशन करूंगा तो किंगडम किंगडम ही रहेगा, लेकिन प्लांट नहीं, एनिमलिया हो जाएगा। ठीक है? तो जो इमेजिनरी ग्रुप है वो क्या कहलाते हैं? जो रियल लिविंग के ग्रुप है वो क्या है? टैक्सॉन। यहां उलझना नहीं है, कैटेगरी और टैक्सॉन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए अब इधर देखो, किंगडम कैटेगरी तो प्लांटी टैक्सॉन, डिवीजन कैटेगरी तो स्पर्मेटोफाइटा टैक्सॉन, क्लास कैटेगरी तो डाइकोटिलिडोन टैक्सॉन। और जिस लेवल पर एक कैटेगरी एक टैक्सॉन, एक कैटेगरी एक टैक्सॉन, एक कैटेगरी एक टैक्सॉन आता है, उस लेवल को क्या कहते हैं? जैसे ऑफिसर्स में नहीं होता एसपी, डीएसपी, एएसपी, जो भी होते हैं रैंक, हमारे क्लासिफिकेशन की 7 रैंक है। पहली रैंक पे किंगडम प्लांटी है, नहीं समझ पा रहे क्या? दूसरी रैंक पे डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा या एंजियोस्पर्मी है। मैं 3 तरह से शब्दों को बोल रहा हूं और तीनों तरह से फिट होना चाहिए। कैटेगरी की फर्स्ट रैंक किंगडम है, टैक्सॉन की फर्स्ट रैंक प्लांटी है, और क्लासिफिकेशन की फर्स्ट रैंक किंगडम प्लांटी है। इसका मतलब कैटेगरी भी रैंक का पार्ट है, टैक्सॉन भी, दोनों जिस लेवल पे है वो भी रैंक है। और मुझे आंसर मिलना चाहिए, जो आपके सामने क्लासिफिकेशन है उसको देख के आंसर करना। आपके सामने जो क्लासिफिकेशन है उसमें मुझे जल्दी बताओ कैटेगरी की 4th रैंक क्या है? वेरी गुड, टैक्सॉन की 4th रैंक है, क्लासिफिकेशन की 4th रैंक। ये है। तो एक बार आपके एनसीईआरटी अगर कैटेगरी को रैंक कहती है कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरी रैंक है अपने आप में। टैक्सॉन को रैंक कहती है कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मिला के रैंक कहती है कोई दिक्कत नहीं। सही है। यहां पर किंगडम प्लांटी, क्या दुनिया भर के प्लांट आ गए? हाँ, सारे दुनिया भर के प्लांट है। और जब मैं डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा पे पहुंचा तो केवल वही प्लांट बचा जिसके पास सीड है। फिर नीचे पहुंचा तो वही बचा जो डाइकोट है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या ग्रुप बड़े से छोटा होता जा रहा है? और जब बड़े से छोटे ग्रुप की तरफ जाते हैं, लार्ज ग्रुप से स्मॉल ग्रुप की तरफ जाते हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ जाना डिसेंडिंग कहलाता है। क्या आपने अरेंजमेंट डिसेंडिंग किया है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में? अरे डिसेंडिंग किया है आपने, लेकिन मैं अगर अलग से क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं, और उसके अंदर किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर लिखा और एरो ऐसे लगा, ये अरेंजमेंट कैसा हुआ? इसलिए आपके एनसीईआरटी असेंडिंग लिख रही है क्योंकि एरो ऊपर लगाती है। एनसीईआरटी पत्ता 8 पे, पुरानी में पत्ता 10 पे, एरो ऊपर लगा है तो नीचे असेंडिंग लिखा है।
बच्चे कहते हैं कि हम तो असेंडिंग करके आएंगे मैम। क्यों करके आएंगे असेंडिंग? वेटेज डिसेंडिंग को देना है। अगर वो एरो लगा दे तो असेंडिंग करना है। कल आपकी क्लास 201 रूम नंबर में लगेगी, सेकंड फ्लोर पे बेटा, ठीक है? जो अभी 4 नाम लिए थे उनको स्लिप नीचे डिपॉजिट करवाने दे सकते हैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, असेंडिंग डिसेंडिंग दो तरह का अरेंजमेंट हो रहा है। वेटेज किसको दिया हमने? क्यों दिया? क्योंकि जब मैं आपको अभी मैंने नाम दिया वीट, वीट का क्लासिफिकेशन करो, स्पीसीज से लिखोगे कि किंगडम से? किंगडम से। अगर ऐसा है तो आपके लिए वेटेज डिसेंडिंग को है, लेकिन अरेंजमेंट असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग। तो बच्चों यहां मैं नोट लगा के लिख देता हूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ascending or descending arrangement of taxonomical category, taxonomical हायरार्की कहलाता है बेटा। ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है आपके सामने। अब जरा सुनना मेरी बात। मैंने लिखा, जब आपको इकोलॉजी पढ़ाते हैं तो लिखते हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। वो इकोलॉजिकल हायरार्की है। और आपने किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये क्या है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। क्योंकि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को फॉलो करते हैं। ठीक बात है। अब फिर लिखना बंद करो, एक बार इधर देखो। क्लासिफिकेशन किसका किया? मैंगो का। ये दिमाग में रखना, क्लासिफिकेशन किसका बेटा? मैंगो का। किंगडम लिखा प्लांटी, दुनिया भर के प्लांट के कैरेक्टर है। डिवीजन स्पर्मेटोफाइट, क्लास डाइको, ऑर्डर फैमिली। क्या मैं कैरेक्टर को मैंगो के जैसा बना रहा हूं? क्या कैरेक्टर को मैंगो के जैसे बना मतलब मैंगो की तरफ ले जा रहे हैं? जब मैं स्पीसीज लेवल पे होता हूं तो क्या सारे कैरेक्टर मैंगो के होते हैं? क्लासिफिकेशन किसका चल रहा है? मैंगो का। किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हुए मैंगो से सिमिलर कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जब आप किंगडम लेवल पे हैं तो क्या यहां पर लेस सिमिलर कैरेक्टर है, और जब आप स्पीसीज लेवल पे आए तो क्या मोर सिमिलर हो गया है? क्या बच्चों इस लेस सिमिलर को आपके एनसीईआरटी कॉमन कहती है? कॉमन से लेस कॉमन से मोर कॉमन हो गया है। सिमिलर कोई कॉमन कहा है? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोल रहा हूं। As we go higher from species to kingdom, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. कॉमन कैरेक्टर कम होता है, सिमिलर कैरेक्टर कम होता है। सिमिलर किससे सिमिलर? जिसका क्लासिफिकेशन। ये दिमाग में पहले रखना। आप इसे जनरल मत सोचना, सिमिलर कैरेक्टर किससे सिमिलर? जिसका क्लासिफिकेशन है। मैंगो का क्लासिफिकेशन है तो मैंगो से सिमिलर बढ़ रहा है। वीट का क्लासिफिकेशन है, वीट से सिमिलर बढ़ रहा है। डॉग का क्लासिफिकेशन है, डॉग से सिमिलर बढ़ रहा है। जिसका क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ हम क्लासिफिकेशन को ले जाते हैं, उससे सिमिलर कैरेक्टर बढ़ाते हैं। और जब ऊपर आते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर कम, बोले तो कॉमन कैरेक्टर कम। फिर उसके आगे एनसीईआरटी लिखती है लोअर द टेक्सा, नीचे आओ, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक।
मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक, उस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ब्रैकेट में लिखना सिमिलर, मोर आर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, तो सिमिलर। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो पा रही है, पक्की बात है। तो बच्चों आज आपको कैटेगरी, टैक्सॉन और रैंक में डिफरेंस समझ में आया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसको कहते हैं? असेंडिंग अरेंजमेंट, कई का अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, वही हायरार्की कहलाता है। क्या बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ चल रहे हैं किंगडम की स्पीशीज में? लेस सिमिलर से मोर सिमिलर, लेस कॉमन से मोर कॉमन हो रहा है। चलिए यहीं पर आज आखिरी बात आपसे ये भी करूंगा, इधर वाला हटा रहे हैं। यहीं पर बच्चों में इसके पैरेलल वीट का क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं। अब है बात, अब आंसर आना चाहिए सब बच्चों। इसके पैरेलल वीट का किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज पैरेलल लिखे हुए। किंगडम बोले तो चलो बता ही दो क्या क्या है प्लांट की। डिवीजन एंजियोस्पर्म में लिख दूं, सही बात। क्लास क्या लिखूं? मोनोकोटिलिडन, बिल्कुल ठीक बात है, मोनोकोट लिख दिया मैंने। ऑर्डर, अच्छा ठीक है, कोएल्स लिख दिया मैंने। फैमिली, अच्छा बहुत ही बढ़िया। जीनस, ट्रिटिकम। स्पीसीज, आज हम चाहते हैं कि वीट का क्लासिफिकेशन और मैंगो का क्लासिफिकेशन आपस में उसी लेवल के टेक्सा के साथ कंपेयर करते चले। डिवीजन को डिवीजन के साथ, ऑर्डर को ऑर्डर के साथ, क्लास को क्लास के साथ, उसी लेवल के टेक्सा के साथ कंपेयर करें। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा कंपैरिजन कहां ज्यादा आसान होगा, स्पीसीज लेवल या ऑर्डर लेवल? स्पीसीज लेवल पर। क्यों? रिलैक्स, इधर ऐसे समझो, पहले इधर मैंगो पे आ जाओ, केवल मैंगो पे। जब आप किंगडम प्लांटी लिखे तो मान लीजिए टोटल प्लांट में 500 कैरेक्टर है, सपोज कीजिए 5000 कैरेक्टर है, सपोज कीजिए, जो भी है, मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं। उसमें से मैंगो के 20 तो होंगे। जब आप केवल स्पीसीज पे पहुंचे तो क्या ये रेशियो 20:20 हो गया? अब मुझे बताना, जब मैं 500 से इधर नीचे आ रहा हूं तो ये नंबर घट रहा है, लेकिन ये 20 कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि तो मैंगो का है। जब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा तो 20 के बाद 50, 300, 400 हो सकता है। अरे अरे, तो मुझे 20 कैरेक्टर का कंपैरिजन आसान होगा कि ऑर्डर लेवल पे हो सकता है 300 हो जाए, तो 300 का आसान होगा, 20 का आसान। इसलिए जब ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, और जब ग्रुप बड़ा होता जा रहा है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, और जब नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं तो कंपैरिजन करना उसी लेवल पे मुश्किल। कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई जाएगी तो बच्चों आप कह दीजिए कि जब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ होंगे तो यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन होगा, और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ लेस कॉम्प्लेक्स होगा। सही है, पक्की बात। बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ, लेस सिमिलर से मोर सिमिलर, मोर लेस कॉमन से मोर कॉमन, मोर कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स। ये सब बातें आज समझ में आ जानी चाहिए। यहीं पर एक टर्म और लिख रहा हूं, जब आप किंगडम लेवल पे होते हैं तो मोर जनरल, लेस स्पेसिफिक होते हैं। नहीं समझे? लेस स्पेसिफिक किससे? मैंगो से। मोर जनरल, मोर अदर कैरेक्टर अदर देन मैंगो, बहुत सारे कैरेक्टर हैं दुनिया भर के, क्योंकि मैं क्या हूं वहां पर? लेस स्पेसिफिक। और जैसे ही हम यहां पर आए, लेस जनरल मोर स्पेसिफिक हो गए। किससे बेटा? मैंगो से। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? पक्की बात है। तो ये कंप्लीट हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें और भी करनी है अभी मुझे। एनसीईआरटी लेके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज एनसीईआरटी नहीं है आपके पास, बहुत सारे बच्चों के पास, तो आप एनसीईआरटी लाइए और
एनसीईआरटी से कुछ बातें पढ़ानी है नेक्स्ट लेक्चर में यहीं पे, और एक वो बुकलेट मिली होगी ना सॉल्व करने के लिए, लिविंग वर्ड को शुरू कर दो, उसमें आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।